नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सी टोकन्स क्या होते हैं। ठीक है, सी टोकन के बारे में पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था और वहां पर हमने आपको वेरिएबल के बारे में बताया था, आइडेंटिफायर के बारे में बताया था, कीवर्ड के बारे में बताया था और सी कांस्टेंट के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, और वहां पर हमने सबसे लास्ट में आपको बताया था कि आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल जो कि यूजर डिफाइन करता है, उसके डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, उसके डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। अब आप हमारी बातों को तो सुन रहे होंगे, लेकिन ये जो स्क्रीन पर लिखा है इसके लिए आप बड़ी चिंतित हो रहे होंगे। ठीक है, इसके लिए आप बड़ी चिंतित हो रहे होंगे क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब हम पढ़ा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग और ये हिंदी में हमने क्या लिख कर रखा है स्क्रीन पर। तो मैं आपको बता दूं ये हिंदी में हमने क्या लिखा है। ये जो आपके आइडेंटिफायर और वेरिएबल को डिफाइन करने के रूल थे, ठीक है, ये जो आपके आइडेंटिफायर और वेरिएबल को डिफाइन करने के रूल थे, इनको हमने क्या किया है, कविताबद्ध कर दिया है। ठीक है, इसको हमने कविताबद्ध कर दिया है, यानी कि इसको पोएम में हमने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, वीडियो में जो भी पढ़ाएंगे, ठीक है, हर एक वीडियो में जो भी पढ़ाएंगे वो वीडियो के लास्ट में हम कविता में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट में हम कविता में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपका इंटरटेनमेंट भी बना रहेगा और आप आसानी से वीडियो में मतलब कि बताई गई चीजों को, वीडियो में बताई गई चीजों को आसानी से समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम आपको ये कविता का मतलब समझाते हैं। ठीक है, इस कविता का मतलब समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हम कविता पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको मतलब समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ए टू जेड स्मॉल कैपिटल या आए अंडर स्कोर। ठीक है, ए टू जेड स्मॉल कैपिटल या आए अंडर स्कोर, इतने वर्ड शुरू में आए बाकी सभी करो इग्नोर। ठीक है, तो देखिए आपके आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल को डिफाइन करने का पहला रूल क्या था। पहला रूल ये था कि भाई साहब आपका वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर जो भी होगा वो किसी लेटर से शुरू होगा या फिर अंडर स्कोर से शुरू होगा। ठीक है, या तो कैपिटल ए टू जेड या फिर स्मॉल ए टू जेड, इन दोनों से शुरू होगा या फिर अंडर स्कोर से शुरू होगा। तो देखिए पहली पंक्ति, ठीक है, जो आपके पोएम की पहली पंक्ति है ये इतनी, ये आपसे कहती है ए टू जेड स्मॉल कैपिटल या आए अंडर स्कोर, इतने वर्ड शुरू में आए बाकी सभी करो इग्नोर। ठीक है, तो आपका जो वेरिएबल होगा या फिर आइडेंटिफायर होगा, उसको जब आप डिफाइन करेंगे, उसमें शुरू में ए टू जेड या फिर कैपिटल ए टू जेड या फिर स्मॉल ए टू जेड। ठीक है, इसीलिए लिखा है ए टू जेड स्मॉल कैपिटल। ठीक है, या तो स्मॉल ए टू जेड या तो कैपिटल ए टू जेड या आए अंडर स्कोर या फिर अंडर स्कोर आ सकता है। इतने वर्ड शुरू में आए बाकी सभी करो इग्नोर, केवल इतने ही वर्ड शुरू में आ सकते हैं, बाकी सभी वर्ड को आप इग्नोर कर दीजिए, नहीं तो आपका जो आइडेंटिफायर होगा या फिर वेरिएबल होगा वो एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी पंक्ति क्या कहती है, बीच में चाहे डिजिट लगाओ। ठीक है, बीच में चाहे डिजिट लगाओ, चाहे लेटर को ले आओ। ठीक है, बीच में चाहे डिजिट लगाओ, चाहे लेटर के को ले आओ, पर ना हो स्पेशल कैरेक्टर, मन में ये विधिवत बैठाओ। ठीक है, तो आप चाहे बीच में लेटर लगाएं चाहे बीच में डिजिट लगाएं। ठीक है, चाहे लेटर का यूज करें चाहे डिजिट का यूज करें, इसीलिए हमने लिखा है बीच में चाहे डिजिट लगाओ, चाहे लेटर्स को ले आओ, पर ना हो स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, पर ना हो स्पेशल कैरेक्टर, मन में ये विधिवत बैठाओ। तो चाहे भाई साहब बीच में आप डिजिट लगाइए चाहे आप लेटर्स लगाइए, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। दूसरी पंक्ति आपकी ये कहती है। ठीक है, अब देखिए तीसरी पंक्ति क्या कहती है, नाम अलग कीवर्ड से धरना। ठीक है, नाम अलग कीवर्ड से धरना, अंडरस्कोर डबल ना रखना, सभी नियम मन में बैठाओ, पढ़ो पढ़ाओ बढ़ते जाओ। ठीक है, तो ये पोएम जो हमने लिखी है लास्ट में, मतलब लास्ट की ये जो दो लाइनें लिखी हैं ये ऐसे हमने इंटरटेनमेंट के लिए लिख दी है, लेकिन इन दोनों लाइनों का मतलब है नाम अलग कीवर्ड से धरना। ठीक है, जो कीवर्ड होता है उसके जैसा आप नाम नहीं रख सकते हैं। जैसे आपका मेन एक कीवर्ड होता है, ठीक है, मेन कीवर्ड होता है, तो आप अपने आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल का नाम मेन नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी कीवर्ड होगा जो सी में पहले से डिफाइन होगा, उसी के सेम नाम का, ठीक है, उसी के नाम का मतलब सेम आप अपना कीवर्ड नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरी पंक्ति यही कहती है, नाम अलग कीवर्ड से धरना, अंडर स्कोर डबल ना रखना। ठीक है, और डबल अंडर स्कोर को भी एक साथ आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डबल अंडर स्कोर को भी आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जितने आपके आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल को डिफाइन करने के रूल थे, उन सभी को हमने कविता में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये कविता आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप की। ठीक है, डेटा टाइप की बात करेंगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था वेरिएबल्स के बारे में और आइडेंटिफायर के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कोई वेरिएबल है, मान लीजिए ए आपका वेरिएबल है, तो ए में आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं।
ठीक है, कोई वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू चेंजेबल होगी। ए में आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि ए में आप किसी तरीके की वैल्यू को नहीं असाइन कर सकते हैं, ठीक है, किसी तरीके की वैल्यू को नहीं असाइन कर सकते हैं। ए में वैल्यू को असाइन करने के लिए ए पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, ए पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे क्या होता है, ए में आप किस तरीके की वैल्यू को असाइन करेंगे ये आपको पहले बताना होगा, ठीक है। जैसे आप ए में वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए ए का आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। आप ए वेरिएबल है, क्योंकि प्रोग्राम में वेरिएबल्स का यूज किया जाता है, हर एक प्रोग्राम में कोई ना कोई वेरिएबल जरूर यूज होता है। तो जैसे आपको ए वेरिएबल को यूज करना है, ठीक है, ए वेरिएबल को यूज करना है तो पहले ए को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, पहले ए को डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब आप ए को डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, जब आप ए को डिक्लेयर कर देंगे, डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि आप बताएंगे कि ए में किस तरीके की वैल्यू को इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ए में आप चाहते हैं कि इंटीजर टाइप की वैल्यू हम असाइन करें, ठीक है, ए में आप चाहते हैं कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम स्टोर करें, तो ए को आपको डिक्लेयर करना होगा। अब देखिए, आप चाहते हैं कि ए में इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन हो, ठीक है, आप ए में इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो ए को आप इंटीजर टाइप का डिफाइन करेंगे, ठीक है, इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद में ए को आप यूज कर सकते हैं और ए में आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास कोई वेरिएबल है बी, ठीक है, कोई वेरिएबल बी, इसमें आप कोई कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, कोई कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं, मान लीजिए @ स्टोर करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए ए कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं, बी कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए कैरेक्टर को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो हमने लिखा ये एक वेरिएबल है, ठीक है, इसको हमने नॉर्मल तरीके से लिखा है। लेकिन अगर हम वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, वेरिएबल के ऊपर या फिर किसी भी कैरेक्टर के ऊपर अगर हम इन्वर्टेड कॉमा लगा दें, ठीक है, किसी भी सिंगल कैरेक्टर के ऊपर अगर हम इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं तो वो आपका कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट है, जैसे 5 आपका कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे आपका 5 कांस्टेंट है, 1 आपका कांस्टेंट है, 2 आपका कांस्टेंट है, ये क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट है। वैसे कैरेक्टर कांस्टेंट को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कैरेक्टर अगर कांस्टेंट होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। और जो आपकी स्ट्रिंग होती है, ठीक है, स्ट्रिंग होती है, ये भी एक कांस्टेंट होती है, ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट होती है, इसको भी हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, क्योंकि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कैरेक्टर को लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स आप अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे उनको पहले आप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, पहले आप डिक्लेयर करेंगे और जिस टाइप का उनको आप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप की, क्योंकि जिस टाइप का, ठीक है, जिस टाइप का आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसी टाइप की वैल्यू को आप अपने वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम डेटा टाइप की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है डेटा टाइप इंडिकेट द टाइप ऑफ द डेटा दैट वेरिएबल कैन होल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि डेटा टाइप क्या करता है, किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप डिफाइन करता है, मतलब आपको बताता है कि वेरिएबल में किस तरीके की वैल्यूज को आप असाइन कर सकते हैं, वो डेटा टाइप ही आपको बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। अब वेरिएबल को आप कैसे डिक्लेयर करेंगे वो हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है द डेटा मे बी न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, आपका डेटा जो होगा वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 ये कोई वैल्यू भी हो सकती है, या फिर एबीसीडी कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, एबीसीडी कोई कैरेक्टर हो सकता है, या फिर कोई स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। ये सारे जो है वो वैल्यूज हैं, ठीक है, सब वैल्यूज हैं। लेकिन ये क्या है, ये आपका न्यूमेरिक डेटा है, ये आपका नॉन न्यूमेरिक डेटा है, ये भी आपका नॉन न्यूमेरिक डेटा है, ठीक है। मतलब डेटा जो होता है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेटा टाइप को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका है बिल्ट इन डेटा टाइप, ठीक है, पहला आपका है बिल्ट इन डेटा टाइप, दूसरा आपका है डिराइव्ड डेटा टाइप और तीसरा आपका है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। 3 तरीके के डेटा टाइप होते हैं, मतलब 3 तरीके से डेटा टाइप को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो देखिए बिल्ट इन डेटा टाइप के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और जो ये आपका डिराइव्ड डेटा टाइप है या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको डिस्कस करने के लिए हमें मतलब कि कुछ नंबर ऑफ वीडियोज की जरूरत पड़ेगी, मतलब कुछ ज्यादा वीडियोज की जरूरत पड़ेगी। तो ये हम लोग फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये क्योंकि ये आगे का टॉपिक है, इसको समझने के लिए आपको पहले बहुत कुछ जानना होगा, उसके बाद में हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप की, ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप की। अब बिल्ट इन डेटा टाइप का मतलब समझिए, बिल्ट इन डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि जो डेटा टाइप लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं,
ठीक है, जो डेटा टाइप लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं वो आपके होते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप। ठीक है, जैसे हम अगर काउंटिंग की बात करें, ठीक है, अगर नंबर्स की बात करें तो देखिए 0 से लेकर 9 तक ये आपकी डिजिट्स होती हैं, इन्हीं को मिलाकर सारे के सारे इंटीजर नंबर बनते हैं। ठीक है, इन्हीं डिजिट्स को मिलाकर 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स को मिलाकर सारे के सारे नंबर बनते हैं। हम जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है, तो ये एक नंबर है। ठीक है, ये एक नंबर है, लेकिन किससे मिलकर बना है? इन्हीं बेसिक डिजिट से तो मिलकर बना है। ठीक है, इसी बेसिक डिजिट से मिलकर बना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये समझ लीजिए बिल्ट इन नंबर है। ठीक है, ये बिल्ट इन नंबर है, मतलब ये बेसिक नंबर है, इन्हीं से मिलकर सारे इंटीजर नंबर, ये सारे नंबर कह लीजिए। अगर हम पॉइंट छोड़ दें, ठीक है, डेसिमल की अगर हम बात करें तो डेसिमल को अगर हम छोड़ दें, बाकी जो फ्लोटिंग पॉइंट भी होते हैं उनमें यही इन्हीं सारे नंबर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, उनमें भी इन्हीं सारे नंबर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं, वैसे ही बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं। यहाँ पर कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप दिए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा, उन्हीं बिल्ट इन डेटा टाइप का यूज करके हम पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके के डेटा टाइप को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके डेटा है ना, ये जो आपके डेटा टाइप है, डेराइव्ड डेटा टाइप या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये बिल्ट इन डेटा टाइप का यूज करके ही बनाए जाते हैं। ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप का ही यूज करके बनाए जाते हैं। तो इन्हीं की सहायता से आप डेराइव्ड डेटा टाइप, यूजर डेटा टाइप को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं दोस्तों कोड ब्लॉक पर, वहां पर ये सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ठीक है, सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, वहीं पर हम आपको बता देंगे कि वेरिएबल को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, या फिर वेरिएबल में कैसे हम वैल्यू को असाइन करते हैं, या फिर वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के बाद वैल्यू को हम कैसे प्रिंट कराते हैं, या फिर उस वैल्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर उस वैल्यू का यूज कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम आपको प्रैक्टिकल करके समझाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल करके समझाएंगे, क्योंकि आपको पता है भाई साहब, अगर आपको किसी को कुछ बताना है, ठीक है, अगर आपको कुछ बताना है, जैसे आपको चलना बताना है कि चलना क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए आपको बताना है कि किसी को चलना क्या होता है, तो आप चल के दिखा दीजिए। ठीक है, आप चल के दिखा दीजिए तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि चलना क्या होता है। ठीक है, आप ऐसे बताएंगे कि भाई साहब चलना ये होता है, वो होता है, ये देखो ऐसे चलना होता है, वैसे चलना होता है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। लिख के बताएंगे या फिर कह के बताएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत या फिर देर में आएगा। लेकिन अगर आपको चलना बताना है तो चल के आप दिखा दीजिए, वो समझ जाएगा। ठीक है, तो हम जो भी चीजें यहाँ पर बताएंगे वो सीधे आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे और आपको बड़ी ही आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं कोड ब्लॉक्स और वहां पर ये सारी चीजें हम आपको एक बार करके दिखा देते हैं, तब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने न्यू पेज ओपन कर रखा है। ठीक है, न्यू पेज ओपन कर रखा है, इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, तो हम कंट्रोल एस दबाएंगे। यहाँ पर देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम इसमें नाम दे देंगे, मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया डेटा टाइप। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने डेटा टाइप। अब इसको हमने .c करके सेव कर दिया। ठीक है, .c एक्सटेंशन से सेव कर दिया। अब ये कह रहा है डेटा टाइप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कोई दूसरा नाम दे देते हैं। ठीक है, दूसरा नाम दे देते हैं, क्योंकि डेटा टाइप पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, हमने दूसरा नाम बदल दिया। अब देखिए ये सेव हो गया। ठीक है, ये सेव हो गया। अब देखिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है, अगर आप प्रिंटफ का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रिंटफ का यूज तो हम करेंगे ही अपने प्रोग्राम में। ठीक है, प्रिंटफ का यूज तो अपने प्रोग्राम में हम करेंगे ही, क्योंकि हमें अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर आपको लाइब्रेरी लगानी पड़ेगी, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच को हमने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में आप अपना मेन फंक्शन लगाएंगे, तो यहाँ पर हम मेन फंक्शन लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन को हमने लगा दिया और इसको ओपन करली ब्रेसेस से इसका ब्लॉक शुरू किया है और क्लोजिंग करली ब्रेसेस से इसका ब्लॉक एंड कर दिया है। इसी के बीच में हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम अपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल यूज करना चाहते हैं ए। ठीक है, ए वेरिएबल हम अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ए वेरिएबल में इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करें। ठीक है, हम चाहते हैं कि इंटीजर टाइप की वैल्यू ए में स्टोर करें। तो देखिए यहाँ पर इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटीजर टाइप का, और इंटीजर टाइप में डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है, इंटीजर टाइप में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड होता है INT। ठीक है, INT आप लिखेंगे और जैसे ही आप INT लिखेंगे देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका कलर चेंज हो जाएगा और उसके बाद में आप स्पेस करके ए लिख देंगे। ठीक है, स्पेस करके ए लिख देंगे, तो देखिए ये इसका है डेटा टाइप। ठीक है, ये इसका है डेटा टाइप, ये आपका है वेरिएबल। तो यही होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। ठीक है, यही होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। उसके बाद में आप लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है, तो वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, सबसे पहले हम उसका डेटा टाइप लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद में आप देखिए स्पेस करेंगे। ठीक है, स्पेस करेंगे। अब आप एक स्पेस करें, चाहे 10 स्पेस करें, चाहे जितने स्पेस करें, बस आप स्पेस करेंगे। ठीक है, इंटीजर और ए को मतलब डेटा टाइप को और वेरिएबल का नाम एक ही में नहीं रखेंगे, आप स्पेस करेंगे। स्पेस आप जितना मर्जी उतना करिए, बस आप कम से कम एक स्पेस जरूर रखिएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर स्पेस बढ़ा दें। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने इतना स्पेस कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करें।
ठीक है, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करें तो देखिए कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कैर कीवर्ड होता है। ठीक है, कैर कीवर्ड होता है, CHAR कैर कीवर्ड होता है। ये कीवर्ड लिखकर जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसका टाइप जो होगा, उसका डेटा टाइप जो होगा वो कैरेक्टर होगा। उस वेरिएबल में आप कैरेक्टर कांस्टेंट को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी हमने कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब देखिए तीसरा वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम मान लीजिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को सेव करना चाहते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को सेव करना चाहते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर कीवर्ड होता है फ्लोट। ठीक है, अब अगर आप फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए कीवर्ड होता है फ्लोट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने सी कर दिया, हमने सी को फ्लोटिंग टाइप का डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए फ्लोटिंग नंबर के बाद में यहाँ पर एक और डेटा टाइप आता है जिसको हम लोग डबल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग डबल कहते हैं। डबल का मतलब ये होता है वो स्टोर तो फ्लोटिंग पॉइंट को ही करता है। ठीक है, स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट को ही करता है, लेकिन फ्लोट क्या करता है, जैसे फ्लोट आपका डेटा टाइप होगा, वेरिएबल होगा, तो जैसे फ्लोट में आपने स्टोर किया 2.5। ठीक है, फ्लोट में आपने स्टोर किया 2.5 तो क्या होगा, इसमें पॉइंट के बाद में 5 डिजिट होती हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद में 5 डिजिट होती हैं। अब मान लीजिए आपने 2.5 को स्टोर किया तो आपके पॉइंट के पीछे केवल 1 डिजिट है। ठीक है, पॉइंट के पीछे केवल 1 डिजिट है, तो ये क्या करेगा, उस 5 के पीछे, ठीक है 2.5 आपने लिखा तो 5 के पीछे 4 जीरो अपने आप लगा देगा। ठीक है, तो ये फ्लोट क्या होता है, फ्लोट में पॉइंट के पीछे 5 डिजिट होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल को डबल डेटा टाइप का डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम डबल डेटा टाइप का डिक्लेयर कर दे रहे हैं। जैसे हमने डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डी, ठीक है, डबल का हमने डिक्लेयर किया, तो अगर आप किसी भी वेरिएबल को डबल डेटा टाइप के तरीके से डिक्लेयर करते हैं तो उसमें पॉइंट के पीछे 16 डिजिट होंगी। ठीक है, पॉइंट के पीछे 16 डिजिट होंगी, यानी कि अगर आप बहुत स्पेसिफिक रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है, कभी कभी हमें पॉइंट के पीछे की बहुत ज्यादा वैल्यूज की जरूरत होती है, तो आप वेरिएबल को डबल तरीके का डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है, डबल तरीके का डिक्लेयर कर दीजिए तो उसमें क्या होगा, पॉइंट के पीछे 16 डिजिट तक आ सकती है। ठीक है, लेकिन जैसे आपने फ्लोट में किसी वेरिएबल की वैल्यू सेव की, ठीक है, किसी वेरिएबल में मतलब कि फ्लोट टाइप की वैल्यू सेव की, और अगर उसमें आपने पॉइंट के पीछे ज्यादा डिजिट रखे हो, ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए कि एक नंबर को स्टोर किया, ठीक है, सी में आपने एक नंबर को स्टोर किया, सी को हमने फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया है। ठीक है, सी को हमने फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया और सी में मान लीजिए आपने किसी नंबर को स्टोर किया, उसमें पॉइंट के पीछे मान लीजिए कि 7 डिजिट थी। ठीक है, पॉइंट के पीछे 7 डिजिट थी, तो ये क्योंकि फ्लोट टाइप का है, ठीक है, फ्लोट टाइप का है, इसमें पॉइंट के पीछे केवल 5 डिजिट आ सकते थे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पॉइंट के पीछे केवल 5 डिजिट रखेगा, लास्ट में जो 2 डिजिट एक्स्ट्रा है, ठीक है, लास्ट में जो 2 डिजिट एक्स्ट्रा है उनको वो इग्नोर कर देगा, पॉइंट के पीछे केवल वो 5 डिजिट ही रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। ठीक है, ये होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। ठीक है, अब देखिए इनमें हम वैल्यूज को असाइन करते हैं। ठीक है, वैल्यूज को असाइन करते हैं तो देखिए वैल्यूज को कैसे असाइन किया जाता है, जो हम आपको हमेशा लिखकर ही दिखाते हैं। जैसे हमने लिख दिया a = 5, ठीक है, a हमने लिख दिया 5, तो देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि a को आपने किस टाइप का डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो a को हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का। ठीक है, a को हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, तो हम a में केवल इंटीजर टाइप की ही वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इसके नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि भाई साहब अगर कोई लैंग्वेज होती है तो उसके नियमों का पालन करना बड़ा जरूरी होता है, अगर वो लैंग्वेज आपको सीखनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इंग्लिश में जो भी रूल होते हैं उनको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ए में हमने क्या किया, इंटीजर टाइप की वैल्यू को असाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा है बी। ठीक है, बी वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप का है, तो हम बी में क्या असाइन कर सकते हैं, बी में कोई भी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो जैसे हम बी में कर दें, मान लीजिए हैज कर दिया हमने, ठीक है, बी में हमने कर दिया हैज, तो बी में हमने कैरेक्टर को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है, इसीलिए हमने इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखा है। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टर हमने बी में असाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए फ्लोट है अगला आपका सी। ठीक है, सी है आपका जो कि फ्लोट डेटा टाइप है उसका, तो यहाँ पर सी में हम कर देंगे मान लीजिए 2.36 हमने कर दिया। ठीक है, 2.36 हमने कर दिया, उसके बाद में आप सेमीकोलन जरूर लगाएंगे। ठीक है, हर एक लाइन के बाद में जब भी आपकी लाइन एंड होगी, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक लाइन कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये एक लाइन कंप्लीट हो गई, तो ये लाइन एक कंप्लीट हो गई, तो हम हर एक लाइन के बाद में सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, सेमीकोलन लगाने का मतलब ये होता है कि अब आपकी लाइन एंड हो गई है, अब आप दूसरी लाइन में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी में हमने वैल्यू को असाइन कर दिया। तो वैल्यू को असाइन इस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले आप वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद में आप इक्वल टू का साइन लगाते हैं, फिर वो वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद में आप सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, यही देखिए हर जगह पर चल रहा है, जैसे यहाँ पर पहले वेरिएबल है, फिर इक्वल टू है, फिर उसके बाद में वैल्यू है, उसके बाद में फिर सेमीकोलन। ठीक है, अब देखिए हम डी में वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। डी का डेटा टाइप क्या है, डी का डेटा टाइप है डबल। ठीक है, डी का डेटा टाइप है डबल, तो डी में हमने वैल्यू को असाइन कर दिया। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हमने मान लीजिए कर दिया 12.32, यहाँ पर हमने कर दिया 12.32। ठीक है, ये हमने वैल्यू को असाइन कर दी। ठीक है,
अब देखिए इन सभी की वैल्यूज को हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है, सभी की वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे यानी कि हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रिंटफ के हम 4 स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है, प्रिंटफ के 4 स्टेटमेंट लगाते हैं और इन चारों चीजों को प्रिंट कर देते हैं। अब देखिए हम प्रिंट कैसे करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए ये प्रिंटफ का स्टेटमेंट हमने लिखा है, ठीक है, ये प्रिंटफ का स्टेटमेंट हमने लिखा है, इसमें हम ए की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, ए की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे हम इसको प्रिंट करेंगे। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये इन्वर्टेड कामा के अंदर, ठीक है, इन्वर्टेड कामा के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, ठीक है, वो एज इट इज प्रिंट होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे ये आपने लिखा %d, ठीक है, %d लिखा है, तो परसेंट के साथ में अगर कोई सिंबल लिखा जाता है तो उसकी जगह पर कोई वैल्यू प्रिंट होती है, ठीक है, ये नहीं प्रिंट होता है, इसकी जगह पर कोई वैल्यू प्रिंट होती है। अब जैसे आपने लिखा %d, ठीक है, %d अगर आपने लिखा तो %d की जगह पर इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी। अब किसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी, वो कॉमा करके बाद में लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इतनी स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, आपको पता है स्ट्रिंग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि इसको हमने डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा है। अब देखिए कॉमा के बाद में हमने ए लिखा है, ठीक है, कॉमा के बाद में हमने ए लिखा है, तो %d की जगह पर ये ए की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, %d की जगह पे %d नहीं प्रिंट होगा, ए की वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि जब भी %d लगता है तो वहां पर इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट होती है। कौन से इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट होगी, ये यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो जहां पर हमने %d लगाया है, ठीक है, जहां पर हमने %d लगाया है वहां पर आपको %c लगाना पड़ेगा, ठीक है, %c लगाना पड़ेगा। तो देखिए दूसरी प्रिंटफ की स्टेटमेंट हम लगा देते हैं, वहां पर %c करते हैं और यहाँ पर हम b की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रिंटफ का स्टेटमेंट हमने लगा दिया, ठीक है, दूसरा प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगा दिया। यहाँ पर देखिए b की वैल्यू हमने प्रिंट की है, ठीक है। तो b और इक्वल टू ये तो एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है, b इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा, लेकिन ये जो %c लगा है, ठीक है, %c लगा है, इसके जगह पर ये c की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, c नहीं, यहाँ पर हमें b करना चाहिए था, तो यहाँ पर b की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, b की वैल्यू प्रिंट होगी। और b कैसा है ये %c बताएगा, ठीक है, ये %c बता रहा है, क्योंकि %c का मतलब है जब भी आप c लिखेंगे तो इसका मतलब कैरेक्टर, ठीक है, %c लिखेंगे इसका मतलब कैरेक्टर। तो b का टाइप क्या होगा, b का टाइप कैरेक्टर होगा। यहाँ पर देखिए b में हमने कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को असाइन किया है और b को कैरेक्टर टाइप का ही डिफाइन किया है, ठीक है, b को कैरेक्टर टाइप का ही डिफाइन किया है, ओके। अब देखिए अगर आप फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं यानी जिसका डेटा टाइप फ्लोट हो, तो उसके लिए आपको %f लगाना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए आपको %f लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम प्रिंटफ का अगला स्टेटमेंट लगाएंगे, वहां पर %f करके हम क्या करेंगे, c की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रिंटफ का स्टेटमेंट हमने लगाया है, यहाँ पर हमने किया है c इक्वल टू %f और यहाँ पर हमने %f लगाया है, ठीक है, %f हमने यहाँ पर लगाया है। इसका मतलब c जो है वो फ्लोटिंग टाइप का है, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू प्रिंट होकर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। अब देखिए डबल को भी प्रिंट करने के लिए %f का यूज किया जाता है, ठीक है, %f का यूज किया जाता है क्योंकि ये फ्लोटिंग टाइप नंबर ही है, ठीक है, क्योंकि ये फ्लोटिंग टाइप नंबर ही है, बस यहाँ पर पॉइंट के पीछे की जो नंबर आप डिजिट होती हैं वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसको भी हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाकर प्रिंट करते हैं और यहाँ पर देखिए हम इसमें /n का यूज कर दे रहे हैं, ठीक है, /n का यूज कर दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर लगा दें /n, ठीक है, /n लगा दें, इसी तरीके से सब जगह लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, a इक्वल टू जो %d लिखा है, ठीक है, इक्वल टू %d लिखा है, तो %d की जगह पर a की वैल्यू प्रिंट होगी यानी कि a इक्वल टू 5 प्रिंट होगा। उसके बाद में ये जो b इक्वल टू %c लिखा है ना, यानी कि b इक्वल टू है जो प्रिंट होगा वो अगली लाइन में प्रिंट होगा, यानी कि न्यू लाइन में प्रिंट होगा। तो /n हम इसीलिए लगा रहे हैं, ठीक है, तो /n हम देखिए सब जगह लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी जगह हमने /n लगा दिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये है वेरिएबल का डिक्लेरेशन, ठीक है, ये है वेरिएबल का डिक्लेरेशन, ये है वैल्यू को असाइन करना, मतलब ये है आपका असाइनमेंट, और ये है वैल्यू को यूज करना यानी कि वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को हम आपको रन करके दिखाते हैं, ठीक है, हम आपको रन करके दिखाते हैं। जैसे ही आप इसका रिजल्ट देखेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका प्रोग्राम रन हुआ है, ठीक है, आपका प्रोग्राम रन हुआ है और ये जो हमने प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाया था, ठीक है, यहाँ पर प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाया था, यहाँ पर लिखा था इक्वल टू %d, ठीक है, इक्वल टू %d हमने लिखा था। तो देखिए %d की जगह पर a की वैल्यू प्रिंट हुई है, ठीक है, %d की जगह पर a की वैल्यू प्रिंट हुई है, यानी कि हमने आपको जैसा कहा था वैसा हुआ है, ठीक है। फिर b इक्वल टू हैज प्रिंट हुआ है क्योंकि b में हमने कैरेक्टर टाइप की वैल्यू यानी कि कैरेक्टर रखा था, ठीक है। और देखिए c की वैल्यू प्रिंट हुई है 2.36 और d की वैल्यू प्रिंट हुई है 12.3। अब देखिए डबल में अगर हम कोई नंबर स्टोर करें, ठीक है, कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करें और उसमें पॉइंट के पीछे बहुत ज्यादा डिजिट रखें, ठीक है, मान लीजिए 10 या 12 डिजिट अगर हम रखें
तो वो आराम से स्टोर कर लेता है। लेकिन अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट में, ठीक है, यानी कि फ्लोट में जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसमें अगर हम वैसा ही नंबर रखते हैं, मतलब पॉइंट के पीछे ज्यादा डिजिट रखते हैं, तो वो इनको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको क्लियर हुई होंगी और आपको समझ में आया होगा कि डेटा टाइप क्या होता है, किसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसमें वैल्यू को कैसे असाइन कर सकते हैं और कैसे हम उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखते हैं नोट्स पर हमें आगे क्या बताना है आपको। देखिए, अभी हमने आपको बिल्डिंग डेटा टाइप के बारे में बताया है, वही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो अगर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू को डिफाइन करना है या फिर यूज करना है तो आप इंट कीवर्ड से डिफाइन करेंगे, और फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो फ्लोट से, डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो डबल से, और कैर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है कैरेक्टर टाइप का तो कैर से। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और डेटा टाइप लिखा हुआ है वॉइड। ठीक है, एक और डेटा टाइप लिखा है वॉइड। वॉइड का मतलब नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो ऐसा वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप पहले से फिक्स ना हो, ठीक है, जिसकी डेटा टाइप पहले से फिक्स ना हो, वो होता है नॉन स्पेसिफिक और उसको वॉइड कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसको वॉइड कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। अब देखिए वॉइड का यूज हमें बताने के लिए आपको थोड़ा बहुत उसी के बारे में पता होना चाहिए, तो वॉइड का यूज हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, वॉइड के बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे। यहाँ पर देखिए साइज लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइज लिखा है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे आपने डिफाइन किया इंटीजर टाइप का वेरिएबल, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, इन सभी टाइप के कैरेक्टर को, इन सभी टाइप के वेरिएबल को आपने डिफाइन किया। ठीक है, सभी टाइप के वेरिएबल को आपने डिफाइन किया। लेकिन यहाँ पर देखिए जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं, ठीक है, जो भी वेरिएबल आप अपने प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं, वो क्या करता है, मेमोरी को यूज करता है। ठीक है, वो मेमोरी को यूज करता है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम में आप यूज करेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में स्टोर होगा जाके। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में स्टोर होगा। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस लेता है। ठीक है, मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस लेता है। अगर आप फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस लेता है। अगर आप डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपकी मेमोरी में वो 8 बाइट का स्पेस लेता है। और अगर आप कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में 1 बाइट का स्पेस लेता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि किस टाइप का वेरिएबल कितनी मेमोरी, मतलब कितनी बाइट स्पेस आपकी मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा। अब देखिए दोस्तों बात आती है पोएम की। ठीक है, अब बात आती है पोएम की। जितना भी हमने आपको पढ़ाया है उसको हमने पोएम में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पोएम का पहला पैराग्राफ क्या कहता है। ठीक है, पहला पैराग्राफ क्या कहता है इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है फ्लोट फ्लोट को कैर कैरेक्टर। ठीक है, फ्लोट फ्लोट को कैर कैरेक्टर, इंटीजर को इंट दर्शाए, पहले करो डिफाइन इनसे फिर वेरिएबल काम में आए। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ पोएम का क्या कहता है फ्लोट को आप फ्लोट से डिफाइन कर सकते हैं, फ्लोट को आप फ्लोट कीवर्ड से डिफाइन कर सकते हैं, और कैरेक्टर को आप कैर कीवर्ड से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है फ्लोट फ्लोट को, ठीक है, फ्लोट फ्लोट को कैर कैरेक्टर, इंटीजर को इंट दर्शाए। ठीक है, और आप इंटीजर को इंट कीवर्ड से डिफाइन कर सकते हैं, और पहले करो डिफाइन इनसे फिर वेरिएबल काम में आए। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले वेरिएबल को आपको डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद में ही आप वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप वेरिएबल को अगर डिफाइन करेंगे तो उसका डेटा टाइप आप बता देंगे, फिर उसी टाइप की वैल्यू को आप उस वेरिएबल में से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पैराग्राफ क्या कहता है, जिस टाइप का हो वेरिएबल, ठीक है, जिस टाइप का हो वेरिएबल वैसा डेटा सेव करेगा, जिस टाइप का हो वेरिएबल वैसा डेटा सेव करेगा, अगर करोगे तुम मनमानी। ठीक है, अगर करोगे तुम मनमानी तुम्हें स्वयं ही एरर मिलेगा। ठीक है, तो जिस टाइप का आपका वेरिएबल होगा उसी टाइप की वैल्यू को वो सेव कर सकता है। ठीक है, जिस टाइप का आपका वेरिएबल होगा उसी टाइप की आपकी वैल्यू सेव होगी, और अगर आप खुद से मनमानी करते हैं, ठीक है, अगर आप खुद से मनमानी करते हैं तो आपको प्रोग्राम में एरर मिलेगा या फिर आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अगला पैराग्राफ क्या कहता है, डी इंटीजर फ्लोटिंग में एफ। ठीक है, डी इंटीजर फ्लोटिंग में एफ कैरेक्टर में सी है आता, और करो प्रिंट परसेंट लगाकर, ये है प्रोग्रामिंग सी भाषा। ठीक है, ये है प्रोग्रामिंग सी भाषा। तो परसेंट डी, ठीक है, डी एफ सी ये 3 कैरेक्टर हैं जिनको परसेंट के साथ लगाकर, ठीक है, जिनको परसेंट के साथ लगाकर आप डी को लगाकर इंटीजर वैल्यू, एफ को लगाकर फ्लोटिंग वैल्यू, और सी को लगाकर आप कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। ये कौन कहता है, ये कहती है सी प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है, तो तीसरी पंक्ति यही कहती है, डी इंटीजर फ्लोटिंग में एफ कैरेक्टर में सी है आता, करो प्रिंट परसेंट लगाकर, ये है प्रोग्रामिंग सी भाषा। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये कविता आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।